हेलो दोस्तों, जीएच का एट द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बीपीएससी का मेरा क्लास टियर 4 के लिए चल रहा था। एनसीईआरटी का जो क्लास चल रहा था, क्लास 7th का जो साइंस चल रहा है उसका 5 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज जो है 6 चैप्टर जो है और 7 चैप्टर, 2 चैप्टर में आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। 6 चैप्टर हमारा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, इसके बारे में ये दिया हुआ है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दो तरह के चेंजेज होते हैं। भौतिक परिवर्तन के पहले बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में दिया हुआ है कि पदार्थ के आकार, जो इसका माप होता है, साइज होता है, रंग और अवस्था, ये तीनों में जब परिवर्तन होते हैं तो उसे हम कहते हैं ये भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है? पदार्थ का आकार चेंजिंग हो गया, जैसे कि कोई पदार्थ अगर आप गिलास में रखा हुआ है, ठीक है, और यह पदार्थ फिर चेंज होकर ये आपको प्लेट में चला गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आकार चेंज हो गया, रंग कलर चेंज हो गया, और अवस्था, जिस अवस्था में था अब दूसरी अवस्था में चला गया। तो ये सब क्या होता है, ये भौतिक गुण कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेज, फिजिकल क्वालिटी कहलाते हैं। कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ये भौतिक गुण जो है इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का क्या मतलब, उत्क्रमणीय का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। कहने का मतलब ये फिर पुराने कंडीशन में वापस लौट सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि बर्फ है, अगर आप बर्फ ले तो इस बर्फ को हम पिघलाते हैं। ठीक है, तो बर्फ का पिघलना पूछता है ये कैसा परिवर्तन है। तो बर्फ अगर पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या इसके बदले में मिलेगा, इसके बदले में पानी हो जाएगा, और ये पानी हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर चाहें कि नहीं हमको बर्फ चाहिए, तो क्या ये बर्फ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। फिर फ्रिज में रखेंगे और फिर हमारा ये बर्फ के आकार का हो जाएगा। तो यह रिवर्सिबल है, मतलब जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो यह अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट सकता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में यही चीज होता है कि यह अपने पुराने स्थिति में लौट सकता है, और दूसरा चीज कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं कि ये ऐसा परिवर्तन हो गया जिसमें कोई नया पदार्थ बन गया। जैसे थोड़ा देख लीजिए, लकड़ी है, पेड़ है, पेड़ पेड़ जब खड़ा है फिर भी वो लकड़ी है, पेड़ को काट देंगे फिर भी वो लकड़ी रहेगा, लेकिन उसका अवस्था परिवर्तन हो चुका। ठीक है, लकड़ी तो अभी भी है, लेकिन उसका अवस्था परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बना। क्या कहता है कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, समझ गए। उसका आकार चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, रंग चेंज हो सकता है, लेकिन वो रिवर्सिबल होगा, उत्क्रमणीय होगा, फिर अपने पुराने कंडीशन में लौट सकता है, या इस पदार्थ से, ऐसे परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, इसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूध का दही जमना, तो दूध अगर दही जम गया तो यह भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि फिर दही से दूध कभी बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ। ये ऐसा परिवर्तन, अब जैसे दूध का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन है कि अभी दूध को मैंने उबाला है, फिर चाहेंगे तो फिर ठंडा कर दें। भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें यह पुराने कंडीशन में वापस लौट सकता है, दूसरा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, या हो सकता है कि कंडीशन में ना लौटे लेकिन इसका अवस्था चेंज हो जाए, आकार बदल जाए। जैसे कि कोई आपके पास बड़ा सा आईना रहे, शीशा, शीशा है जिस पे आप चेहरा देख रहे हैं, और वो शीशा फूट गया, कांच का टूट गया। अब वो टूट गया तो अभी भी वो शीशा ही है, उसका अवस्था परिवर्तन हो गया, मतलब कि वो बड़ा साइज था, वो छोटा छोटा साइज का हो गया, लेकिन है तो शीशा ही, अपनी क्वालिटी तो उसकी वही है, उसका गुण तो वही है, अभी भी कोई नया पदार्थ आपका नहीं बना। तो कांच का टूटना भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे चीनी और पानी का घोल लेते हैं, चीनी और पानी के घोल में हम घोल घोल दिए, लेकिन फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमको चीनी अलग चाहिए, फिर क्या करेंगे, फिर उसको आप चीनी उसमें से निकाल सकते हैं, उसको आप गर्म करके उसका पाक बना सकते हैं और उसमें फिर चीनी निकाल लीजिए।
तो ये जो भौतिक परिवर्तन जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये फिर से अपने पुराने कंडीशन में लौट सकता है, या इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, या इसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता है कि जिससे यह अपने पुराने कंडीशन में लौटे। ठीक है, तो यह होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं आपके समझने के लिए। मैंने बर्फ का पिघलना का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, बर्फ का पिघलना का एग्जाम्पल मैंने आपको लेकर अभी आपको समझाया है। बर्फ का पिघलना, ठीक है, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का उबलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। पानी उबल रहा है, फिर हम चाहेंगे फिर पानी को ठंडा कर देंगे, फिर हो गया। चीनी और पानी का घोल मैंने अभी आपको समझाया है। ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। कागज का फटना, कागज हम फाड़ देते हैं, तो कागज तो पहले भी कागज था, उसको फाड़ दिया, अभी भी कागज है, उसकी अवस्था परिवर्तन हो गया, उसका साइज, आकार में परिवर्तन। लेकिन कागज की जो क्वालिटी है वो आज भी है, अभी भी है। डब्बा को क्रश करना, डब्बा जैसे कि आप फॉर एग्जांपल बिस्लरी का बोतल लीजिए, पानी पी लेते हैं हम लोग, बोतल को क्रश कर देते हैं, क्रश करके फेंक देते हैं। क्या डब्बा की जो क्वालिटी वो बदली? उस प्लास्टिक की क्वालिटी तो सेम है, लेकिन बस वही है, उसका आकार बदल गया, साइज बदल गई। तो आकार बदल गया, ये क्या है? फिजिकल चेंजेज है। अगला है शीशा को तोड़ना। मैंने अभी अभी बताया, कांच अगर टूट जाता है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काटना, पेड़ अगर खड़ा है तो भी लकड़ी है, अगर काट दिए तो भी लकड़ी है। लेकिन अगर इसी में हो जाता है लकड़ी का जलना, तो लकड़ी अगर जल गया तो अब तो राख बन गया। अब हम फिर चाहेंगे कि नहीं, हमको लकड़ी चाहिए, भैया मेरा पुराना लकड़ी दे दीजिए, तो अब लकड़ी आ सकती है? नहीं। तो जब लकड़ी का जलना हो जाएगा तो भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए, ये हो गया भौतिक परिवर्तन, इसको हम लोग समझ गए। दूसरा पॉइंट आता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, और यह पदार्थ क्या कहलाता है? जंग कहलाता है, कि लोहे पर जंग लग गया, और इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं जंग लगना। ठीक है, तो ये जंग लग गया। तो लोहे पर जो जंग लगता है वो कैसा परिवर्तन है? वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजिंग हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब अगर हम चाहेंगे, लोहे पर तो जंग लग गया, अब हम चाहेंगे कि पुराना जो मेरा प्योर लोहा था वापस आ जाए, क्या वापस आ सकता है? अगर वापस आएगा भी तो उसमें जो है, अगर पीट के वापस आएगा भी तो वो चीज जो शुरू में था वो हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये जो लोहे में जंग लगता है, ये आपका केमिकल चेंजेज हो गया, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा एक पॉइंट, दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो है मैग्नीशियम के फीते का जलना। मैग्नीशियम जब जलता है तो मान के चलिए मैग्नीशियम है और ये हवा वायु में जल रहा है, तो हवा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यह बन जाता है MgO2। ये बनता है क्या? MgO2। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही आपको दिया हुआ है यहाँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, सबसे पहले पूछता है कि मैग्नीशियम का फीता जो जलता है वो कैसा परिवर्तन है? तो याद रखिएगा वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा ये पूछता है कि मैग्नीशियम का फीता जब जलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त। मैग्नीशियम, जाहिर सी बात है, मैग्नीशियम जब हवा में चलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो उसे क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त। ठीक है, फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब इसमें हम पानी मिला देते हैं, पानी कहने का मतलब ये हुआ कि हवा में तो जल गया, अगर हवा में नमी है, ठीक है, नमी वाली वायु, तो पानी उसके अंदर पाया जाता है। तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH2 इसका सूत्र होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब नमी वाली वायु में रखा जाता है या हवा में कुछ दिन खुला छोड़ देने पर उसे क्या प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। जब जल के साथ मिलेगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है केमिकल रिएक्शन में, तो आप उसका लिख, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका आप सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, उसका जल का सूत्र लिख दीजिए, आप कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बन सकता है ये से। ठीक है, तो Mg है, O2 है, और हाइड्रोजन भी 2 है, तो Mg, हाइड्रोजन भी 2 और O भी 2, तो दोनों को ब्रैकेट में करके इस तरह से कर सकते हैं। तो यह है MgOH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो एक दूसरा पॉइंट आपको ये हो गया, ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है या रासायनिक परिवर्तन है। फिर वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो ऊपर लिखा हुआ था उसी को नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम का जब फीता जलेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा,
ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घुलते हैं या नमी वाली वायु में घुल जाती है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, एक लोहा में जंग लगना, एक मैग्नीशियम का फीता का जलना। तीसरा पॉइंट आपके सामने है, अब वो ये है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है जिसे नीला थोथा कहा जाता है, CuSO4 जो है नीला थोथा का सूत्र होता है। ब्लू विट्रियोल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसमें अगर हम लोहा मिला दें, ठीक है, नीला थोथा में क्या मिला दे, लोहा मिला दे, आयरन मिला दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन सल्फेट का विलयन मिल जाएगा जो हरा होता है। और कॉपर मुझे अलग निक्षेप हो जाएगा। ठीक है, अलग का मतलब कॉपर नीचे बैठ जाएगा या अलग मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में या नीला थोथा में अगर हम आयरन को मिलाते हैं तो मुझे आयरन सल्फेट विलयन प्राप्त होगा जो कि हरा कलर का। ये तो नीला होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसे ब्लू विट्रियोल नीला थोथा कहते हैं। लेकिन जब हम आयरन मिला देंगे तो हमें आयरन सल्फेट प्राप्त होगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको दिया हुआ है, ये ब्लू विट्रियोल है, नीला होता है। ठीक है, इसमें जो है ये आयरन, ये ब्लेड मिलाया गया। ठीक है, देखिए ये ब्लेड मिलाने के बाद इसका कलर क्या हो गया, हरा हो गया। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। इसमें क्या मिलाया गया, आयरन मिलाया गया, मतलब ब्लेड मिलाया गया, Fe मिलाया गया। ठीक है, और जैसे ही आयरन मिलाते हैं तो हमें ये हरा कलर का मिलता है आयरन सल्फेट का विलयन, FeSO4 मिलता है। और कॉपर जो है हमारा निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित का मतलब या तो नीचे परत में बैठ गया होगा या ये बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, निक्षेप का मतलब नीचे बैठ जाता है, निक्षेपित हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। इसी एग्जाम्पल को वहाँ लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट का विलयन में आयरन मिलाएंगे तो हमें आयरन सल्फेट मिलेगा जो कि हरा कलर का, और कॉपर जो है वो निक्षेप हो जाएगा। ठीक है। ये भी क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन। अगला पॉइंट आता है वो है सिरका के बारे में आता है। सिरका जो है जिसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। सिरका जो है इसमें खाने का सोडा अगर हम मिलाते हैं, खाने का सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, सिरका जो है उसमें खाने का सोडा जब हम मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और अन्य पदार्थ भी मिलती है। ये देखिए, ये दूसरा, सॉरी, इसमें जो दिया हुआ है सिरका जो है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड का CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का सूत्र है, सिरका का सूत्र है। और खाने का सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है। ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, और बहुत सारे और भी कुछ पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, अन्य पदार्थ में दिया हुआ है। लेकिन हमें गैस के बारे में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा गैस प्राप्त होता है। इसलिए सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि सिरका और खाने का सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसी का जो ये दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें सिरका प्लस खाने का सोडा यहाँ मिला हुआ है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद से इसमें से निकला तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और ये गैस निकल के कहाँ जा रहा है, ये दूसरे एक बीकर में जा रहा है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चूने का पानी पहले से मौजूद है। ठीक है, तो फिर अब ये सवाल पूछ सकता है कि चूने का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो अगला पॉइंट यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड में चूने का पानी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, चूने के पानी को क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी ऊपर बनाए थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस दोनों को मिलाने पर हमें बनता है कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और पानी मिलता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मैंने 4 पॉइंट आपको बताया है केमिकल चेंजेज में। एक पता है लोहे का जंग लगना, ये केमिकल चेंजेज है। दूसरा मैग्नीशियम का फीता जलना, मैग्नीशियम जलेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जल में घुलाया जाएगा या उसको नमी वाली वायु में छोड़ा जाएगा तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, दो दो पॉइंट बताया। तीसरा बताया है कि सिरका जो खाने वाला सिरका जो एसिटिक एसिड है, नहीं सॉरी, तीसरा पॉइंट बताया था कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें अगर हम आयरन जोड़ते हैं तो हमें आयरन सल्फेट का विलयन मिलता है और कॉपर जो है निक्षेप हो जाता है। ठीक है,
चौथा पॉइंट बताया है कि जब सिरका एसिडिक एसिड को खाने वाले सोडा के साथ मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। और फिर अगला पॉइंट बताया था पांचवा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर चूना के पानी में मिलाया जाता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और जल जो है अलग प्राप्त होता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया केमिकल चेंजेज में। केमिकल चेंज होता क्या, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि उसके बारे में ये थी परिभाषा दिया हुआ है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या एक पॉइंट दिया हुआ है, नया पदार्थ। भौतिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ बन रहा था? नहीं बन रहा था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ, इसको आप ध्यान में रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन होगा तभी रासायनिक परिवर्तन होगा। बिना केमिकल रिएक्शन के, बिना रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, और जितना भी नया पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, किसी किसी चीज से बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे जैसे किसी अयस्क में से धातु, देखिए अयस्क और जब निकलता है, जब जमीन के अंदर से और निकलता है, अयस्क निकलता है किसी भी चीज का, वो मान के चलिए वो तांबा का और हो, तो प्योर तांबा तो हमको जमीन के अंदर से नहीं निकलता है, वो मिक्स रहता है, बहुत सारी चीजें उसमें रहती है, तो उसको अयस्क कहा जाता है। और जब उसमें से हम तांबा को अलग करते हैं तो यही हुआ केमिकल रिएक्शन। जब तक हम रासायनिक परिवर्तन नहीं कराएंगे उसमें से हम तांबा को नहीं निकाल सकते। तो अयस्क में से तांबा के एग्जाम्पल लिए, जरूरी नहीं कि तांबा, लोहा है, तांबा है, जितना भी धातु है, तो अयस्क में से धातु का जब निष्कर्षण करना होता है तो हमें रासायनिक परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तभी हमको नया पदार्थ मिलेगा। जब भी हमको नया पदार्थ चाहिए तो वो रासायनिक परिवर्तन से ही बन सकता है, भौतिक परिवर्तन से नए पदार्थ नहीं बनते। और रासायनिक परिवर्तन में दूसरा चीज क्या है कि ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, अपने पुराने कंडीशन में ये वापस नहीं लौट सकता है। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन में है उसका जस्ट उल्टा जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये परिभाषा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। देखिए प्लास्टिक जो बनाया जाता है वो केमिकल रिएक्शन ही कराकर बनाया जाता है। मार्जक, अपमार्जक में आपको हो गया सर्फ, हो गया साबुन, हो गया जो भी है, ये सारी चीज जो बनाए जाते हैं वो केमिकल रिएक्शन करवा कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही रासायनिक परिवर्तन होता है। ये बातें ध्यान में रखिए। अब इसमें कुछ पॉइंट है उसको ध्यान में रखिए कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती है। केमिकल जब चेंज होगा तो उसमें निम्न घटनाएं हो सकती है, पॉइंट वाइज आप देखने की कोशिश करें। पहला घटना क्या हो सकता है कि हीट, उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के रेडिएशन का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। हो सकता है कि उसमें जो है हीट जो है अवशोषित हो रहा, एब्जॉर्ब कर रहा हो, या प्रकाश एब्जॉर्ब कर रहा हो, या उसको बाहर निकाल रहा हो। तो रासायनिक परिवर्तन में ये घटनाएं हो सकती है। ठीक है, उष्मा। दूसरा पॉइंट ये है कि ध्वनि का उत्पन्न होना, आवाज इसमें से निकलेगा। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें से ध्वनि का उत्पन्न होना भी जाहिर होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा गंध में परिवर्तन होता, उसके खुशबू में चेंजिंग आ गया, तो किसी नई गंध का बनना। गंध में जब परिवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कोई खाना हम बना के रखती है रात में, सुबह उठे खाना बासी हो गया, ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब अगर हम कहेंगे कि ये खाना को हमें उसी तरह फ्रेश चाहिए जैसे कल बना था, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गंध में परिवर्तन होना या किसी नए गंध का ही, क्योंकि गंध में परिवर्तन हो गया मतलब किसी नया गंध का बनना, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चौथा क्या है, रंग में परिवर्तन होना, कलर जो है ना चेंज हो जाता है। कलर चेंज, जैसे कि लोहा का मैंने बताया था, लोहा में जंग लगना। अब लोहा, पहले लोहा का कलर क्या था? जो भी कलर, ब्राउन कलर का रहा हो जो भी, लेकिन जब लोहा में जंग लग जाता है तो वो लाल भूरा कलर का, ठीक है, रेड ब्राउनिश कलर का वो हो जाता है। अगला है किसी गैस का बनना। गैस जब बनता है ना, वो भी रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ही बनता है। तो रसा गैस कोई बन रहा है, कहने का मतलब ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये सारा पॉइंट जो है ना क्लियर हो जाए। देखिए पहला पॉइंट मैंने मैग्नीशियम की फीता का जलना बताया था कि यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। एक नंबर पॉइंट, मैग्नीशियम का फीता जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये जलता है तो क्या प्राप्त होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, क्योंकि हवा से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ले रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन। देखिए कोयला भी अगर जल रहा है, जलने के बाद क्या मिलेगा, राख। लकड़ी जल रहा क्या मिलेगा, राख। पत्ता जल रहा है क्या मिलेगा, राख। ये सारा चीज क्या वापस अपने पुराने कंडीशन में लौट सकता है, नहीं। क्या इससे कोई नया पदार्थ बन रहा है, जी बन रहा है, राख बन रहा है। कोयला जलाए राख बन गया, लकड़ी बनाए लकड़ी जलाए राख बन गया, पत्ता जलाए राख। तो ये नया पदार्थ बन रहा है तो जीव बन रहा है। ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें दो, तीन, चार, ये सब चीज जो है ना बन रहा है, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन। अगला है पटाखों का विस्फोट, एक अन्य रासायनिक परिवर्तन। देखिए पटाखों का विस्फोट क्या हो गया, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मैंने बताया था ध्वनि उत्पन्न करना है, तो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो पटाखों का विस्फोट भी एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जो भोजन सामग्री बासी हो जाती है, इस परिवर्तन को भी रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। मैंने बताया था रंग में, सॉरी, गंध में परिवर्तन होना बताया था। जब गंध चेंजिंग हो जाएगा तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बताइए, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन। फोटोसिंथेसिस, जब पेड़ के द्वारा, पेड़ के पत्तियों के द्वारा जब खाना बनाया जाता है, तो पेड़ के पत्ते जब खाना बनाते हैं तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमें नए पदार्थ निकलते हैं। नए पदार्थ का मतलब ऑक्सीजन निकलता है, खाना बनाता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और वो ऑक्सीजन छोड़कर हमें देते हैं, जिनसे हम लोग श्वास लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट एक दिया हुआ है कि पाचन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पचता है वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ये जो बॉडी के अंदर जो खाना खाते हैं पच गया, तो पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने केमिकल चेंजेस में आपको बताए हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जंग कैसे लगता है, जंग लगने की प्रक्रिया को थोड़ा सा निम्नलिखित समीकरण से देख सकते हैं। इसमें पूछा हुआ 7 सवाल। आयरन, लोहा पहले से था मेरे पास, हवा में मैंने इसे खोला छोड़ दिया, हवा से ये क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। वायु से इसने क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, और याद रखिएगा जब जंग लगता है तो सिर्फ हवा से जंग नहीं लगता। अगर सिर्फ हवा से जंग लगना होता तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन उस हवा के साथ साथ उसे पानी भी चाहिए। अब बताइए पानी उसे कहाँ से मिलता है, नमी वाली वायु। नमी का मतलब जिस वायु में, जिस हवा में ह्यूमिडिटी हो, उमस हो, पानी हो, नमी की मात्रा हो। कभी कभी ऐसा लगता है ना, ह्यूमिडिटी होता है तो हमारा बॉडी चिपचिपा सा लगता है, बॉडी का जो स्वेटिंग आ रहा है, जो पसीना आता है वो नहीं सूख पाता है। तो ये क्यों होता है, ये उसी के कारण होता है। ठीक है, तो हवा, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ये तीन चीज चाहिए ही, तब जाके ही कोई लोहा में जंग लग सकता है, या आयरन ऑक्साइड हो सकता है, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 ये क्या है, जंग है, ये आयरन ऑक्साइड। तो जंग लगने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए, मतलब जल वाष्प चाहिए। जल का मतलब पानी नहीं मिलेगा, जल वाष्प का मतलब जो वाष्प की बूंदें जो हवा के अंदर पाई जाती है। तो ऑक्सीजन और जल या अथवा जल वाष्प दोनों का उपस्थिति अनिवार्य है किसी भी लोहा में जंग लगने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 7 वाला। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। वास्तव में क्या है कि यदि वायु में ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। क्यों, क्योंकि उसको जल वाष्प जल्दी से मिल रहा है। और अगर नमी एकदम नहीं है, एकदम सूखा हुआ है, तो जल्दी उस लोहा में जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखने के लिए, लोहा में जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन होना चाहिए और जल वाष्प की मात्रा होनी चाहिए। चलिए, अब इसको, लोहा को जंग लगने से बचाना है, तो जंग लगने से बचाने के लिए क्या कह रहा है कि क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जो बोलते हैं, क्रोमियम अथवा जिंक जैसे किसी धातु की इस पर क्या करता है, परत चढ़ा दीजिए। और लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रिया होता है इसे कहा जाता है यशद लेपन, या इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं यशद लेपन। ये क्यों किया जाता है, जब याद रखिएगा लोहा को हम पेंट कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम पेंट करते हैं तो लोहा में जंग लगता है, नहीं। क्यों,
लोहा का अब वायु से संपर्क टूट गया, हवा से संपर्क टूट गया, अब हवा में नमी भी होगी तो लोहा में डायरेक्ट असर नहीं करेगा, लोहा से रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसको जिंक से रिएक्शन करा रहा है, क्योंकि लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ी हुई है, इसलिए लोहा आपका बहुत सालों तक वो लंबा टिक सकता है, उसमें जंग कभी नहीं लगेगी। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है, जो लोहा स्टेनलेस स्टील जिसका बर्तन बनाया जाता है, याद रखिए स्टेनलेस स्टील, उस लोहा में कार्बन और क्रोमियम, निकेल, ठीक है, तथा मैंगनीज, इन चारों धातुओं को मिलाकर ही बनाया जाता है, इसीलिए इसमें क्या करता है, जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन हम लोग के पास होता है उसमें जंग नहीं लगता, पानी से ही धो रहे हैं दिन रात, लेकिन फिर भी जंग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील लोहा में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगती है। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देख लीजिए। जो साधारण नमक जो होता है जिसे लवण कहते हैं, उसको समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्र का जो पानी होता है उसमें जो नमक होता है, वो नमक लवण जो होता है उसके वाष्पन द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं साधारण नमक को। और इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक जो है वो शुद्ध नहीं होता है। समुद्र का पानी जो है, जो जिससे नमक निकालते हैं, वो नमक प्योर नहीं होता है, वो नमक डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिलता है, उसकी क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और किसी पदार्थ की शुद्ध तथा बड़ी माप की क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त की जा सकती है, और यही प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। जो क्रिस्टल हमें मिलते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल समुद्र के पानी से मिलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो क्रिस्टल उसके छोटे होते हैं, और उसके बाद जो हम लोग उसको प्योर क्रिस्टलाइजेशन करके उसको प्योर नमक तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यह क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। आप कहिएगा भौतिक परिवर्तन कैसे है, फिर उसको पुरानी स्थिति में वापस लौट सकता है वो, अभी पहले भी नमक था अभी भी नमक है, कोई उसका नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टलीकरण क्या है, ये एक फिजिकल चेंजेस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ठीक है। इसी को क्रिस्टलीकरण करते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, इसमें आप इतना ही आपके लिए जरूरी का था। दूसरा जो चैप्टर है, अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। सेवेंथ जो चैप्टर है वो है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ये क्या होता है, सबसे पहले मौसम के बारे में। मौसम की रिपोर्ट जो है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। मौसम की जो रिपोर्ट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल साइंस जो है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उसको तैयार किया जाता है। मौसम क्या होता है, मौसम के बारे में एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। वर्षा जो बारिश होती है तो वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। मौसम किसे कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। किसी स्थान पर तापमान, टेम्परेचर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, बारिश जो हो रही है उसको देखना है, वायु का वेग, वायु का वेग का मतलब कितनी स्पीड से वायु चल रही है, इस आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन डेली की परिस्थिति, आज कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है, तो वायुमंडल में जो प्रतिदिन की जो परिस्थिति है उस स्थान का मौसम कहलाता है, ठीक है। तो मौसम डेली चेंज होता है, कहते हैं ना आज मौसम चेंज लग रहा है, क्या मतलब, क्या मतलब ये है कि आज का जो तापमान है कल से ज़्यादा है या कम है, आज की जो आर्द्रता है कल से ज़्यादा है या कम है, आज जो वर्षा हो रहा है कल से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, आज जो हवाएं चल रही है वो कल से तेज चल रही है या धीरे चल रही है। तो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, इन चारों चीज जो है ना डेली चेंज होते रहते हैं। प्रतिदिन का जो चेंजिंग होता है, प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है, यही उस स्थान का मौसम कहलाती है, ठीक है। मौसम के घटक दो है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दो चीज याद रखिएगा। तापमान जहां बदला, ठीक है, और ह्यूमिडिटी जहां बदली, मतलब मौसम चेंज हो जाना है। जैसे आपको उमस पता चले बारिश होनी है, उमस होगा मतलब बारिश होगी, क्योंकि हवा में आप नमी की मात्रा होगी। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता मौसम के घटक कहलाते हैं, ठीक है। मौसम क्या है, प्रतिदिन की परिस्थिति, उस दिन की क्या परिस्थिति है वही मौसम कहलाता है, जिसमें क्या क्या चेंजिंग आ जाएगा, तापमान और आर्द्रता की चेंजिंग आ जाएगी, तो समझ जाइएगा मौसम क्या हो गया, चेंज हो गया। तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, टेम्परेचर को, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं।
ठीक है, नाम ही है उसका अधिकतम न्यूनतम तापमापी, और उसी से वो मौसम को चेक किया जाता है। अगला पॉइंट है जलवायु। जलवायु क्या है, उसको पढ़ने से पहले यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जो एनर्जी हमें मिलता है उसमें सूर्य का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उसको प्राइमरी सोर्स माना जाता है। जो सन है, सनलाइट है, जो हमें यह एनर्जी का जो है प्राइमरी सोर्स है। यह क्या करता है, यह मौसम में परिवर्तन लाता है। ठीक है, मतलब मौसम इससे चेंज होता है, मतलब हर दिन की परिस्थिति इससे चेंज होती है, सूर्य के निकलने से या सूर्य के डूबने से या सूर्य के छिपे रहने से। ये जो है हमारे हर दिन की परिस्थिति चेंज होती रहती है, जिससे मौसम चेंज होते रहता है। तो मौसम में परिवर्तन लाना भी वो सूर्य का काम है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, चलिए जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु के बारे में दिया हुआ है कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, मतलब हर दिन मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन मौसम की लंबी अवधि का मतलब बहुत लंबे सालों तक, जैसे 25 वर्ष दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 25 साल तक मौसम कैसा था। मैंने आज अगर हम ले रहे हैं, जैसे आज 2025 है, तो सन 2000 से लेकर 2025 तक उस स्थान का मौसम किस तरह से परिवर्तन हुआ। ठीक है, उस मौसम का पैटर्न कैसे है, पैटर्न का मतलब ये कब बारिश हो रही है, कब ठंड आ रहा है, कब गर्मी आ रही है, कब कब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धूप निकल रहा है, कब जो है उमस आ रही है। ये जो पैटर्न एक है, नहीं कहते हैं कि जैसे जून आएगा, देखो भाई जून आएगा ना बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, दिसंबर आएगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये हमको कैसे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है उस 25 साल का पैटर्न देखकर। वो 25 साल का जो हम पैटर्न देखते हैं, लंबी अवधि का जो पैटर्न है, जिसमें हमें मौसम का पैटर्न पता चलता है कि बारिश कब होगी, ठंडा कब आएगा, गर्मी कब आएगी, बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन कब आएगा, पतझड़ कब आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, इस पैटर्न, जब 25 साल के पैटर्न को उठाकर हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, उस स्थान का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो यही जलवायु कहलाता है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा 25 साल मतलब उससे कम नहीं। अधिकांश दिनों में जब भारी वर्षा होती है, तो भारी जब वर्षा हो रही है किसी किसी जगह पे, खूब ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो पूछ सकता है कि उस स्थान की जलवायु कैसी है। तो याद रखने, उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र। फिर यहाँ गर्म और आर्द्र है, इसको समझा देते हैं। गर्म टेम्परेचर से है और आर्द्र ह्यूमिडिटी से है। मैंने बताया था कि मौसम जो है, मौसम का जो घटक है वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता। तापमान और आर्द्रता चेंज हुआ, मौसम चेंज हुआ। ठीक है, तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसका मतलब उस स्थान की जलवायु गर्म है और आर्द्र है। टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 40 डिग्री 45 डिग्री चला जाता है, और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाता है, हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो 100% बारिश होना संभव होता है, या होगा ही होगा बारिश। ठीक है, तो जहाँ भारी बारिश हो रही है वहाँ की टेम्परेचर कैसी है, गर्म और आर्द्र है। ठीक है, चलिए अगला आप कह रहा है कि जलवायु और अनुकूलन, मौसम के बारे में पढ़ लीजिए, जलवायु के बारे में पढ़ लीजिए। अब वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, रहने वाले जो जो जानवर है वो कैसे हैं, उनका जो है रहन सहन कैसा, अनुकूल का मतलब फेवरेबल है कि नहीं है, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। जलवायु और अनुकूलन के बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है कि ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश है, जो है कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से याद नहीं होगा, इसको पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्लोब उठाइएगा, ठीक है, ग्लोब आपके पास होगा, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है। इस यहाँ पर, यहाँ तक का जो एरिया है ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, ऊपर वाला जो है, और नीचे वाला भी एरिया जो है ये भी ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर का एरिया, इसमें जो भी देश हो, ठीक है, उसको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये नीचे वाला जो एरिया है ये भी ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन ये भी है, ये पोलर रीजन ये भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी देश आपको दिखाई देगा, यहाँ पे रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिनलैंड दिखाई देगा, नॉर्वे दिखाई देगा, स्वीडन दिखाई देगा, ये सब, यही सब देश का नाम लिखा हुआ है। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ एक बड़ा सा जो है ना टापू जैसा ग्रीनलैंड दिखाई देगा, उसके बाद से ये कनाडा दिखाई देगा, अमेरिका का भी कुछ क्षेत्र दिखाई देगा, अलास्का का क्षेत्र, ये सब ऊपर में है, ये सब क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, और नीचे में अंटार्कटिका के, यहाँ तो कोई देश ही नहीं है, इसलिए इसकी बात ही नहीं कीजिए। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर वाला हो गया। बीच वाला जो क्षेत्र हो गया ये है भूमध्य रेखा, बीच में। और भूमध्य रेखा पर ऊपर
और नीचे इतना दूर, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, उच्च स्तर पर रहेगा। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा ऊपर में जो है ना भारत यहाँ पे आता है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है ना चैनल, तो ये भारत भी इसी में आता है, मलेशिया भी इसी में आता है। मलेशिया कहाँ पे, यहाँ पे है, इंडोनेशिया यहाँ पे है, ब्राज़ील यहाँ पे, सब इसी के बीच में होगा। तो ये देश याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिए भूमध्य रेखा के आसपास का जो देश होगा, ग्लोब अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो भूमध्य रेखा के जो आसपास का जो देश होगा उस पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास होगा, यहाँ पर उच्च टेम्परेचर होगा, तापमान एकदम बिल्कुल हाई होगा, और वर्षावन है, वर्षावन का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी भी हाई होगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ भारी वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को कह लीजिएगा। और ध्रुवीय क्षेत्र होगा ये बहुत ही शीत होगा, मतलब बहुत ही ठंडा होगा और शुष्क होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें। पहले ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। ऊपर का जो क्षेत्र कह रहा है कि ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, सूर्य नहीं डूबता है 6 महीने तक, मतलब 6 महीने तक सूर्य की रोशनी उसे मिलती रहती है। ठीक है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है इस पे 6 महीना तक सूर्य की रोशनी जो हमें मिलती रहती है, 6 मंथ तक। ठीक है, और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है, मतलब 6 महीना डूबता है तो डूबा ही रह जाता है, 6 महीना अंधेरा और 6 महीना दिन, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ध्रुव पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य जो है ये सूर्य इस पर पड़ता है और धीरे धीरे सूर्य यहाँ जाता है। जब यहाँ जाता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 महीना, अब फिर यहाँ से रिटर्न होने में 3 महीना, इसलिए 6 महीना तक इसमें ध्रुव पर सूर्य निकलता रहता है। अब फिर जब इधर आ गया, अब यहाँ आया इधर इस साइड, तो फिर इस साइड आएगा तो क्या ध्रुव पर, ये इस ध्रुव पर क्या जाएगा, सूर्य सनलाइट जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ध्रुव पर 6 महीना तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीना तक सूर्योदय भी नहीं होता। अब ध्रुवीय क्षेत्र में जो रहने वाले जानवर है उसके बारे में देखिए। सबसे पहला जानवर दिया हुआ ध्रुवीय भालू, जिसको पोलर बियर कहा जाता है, और दूसरा है पेंगुइन। ये इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि ये कैसे यहाँ रहते हैं, उसके बारे में ये देखना है कि ध्रुवीय भालू जो पोलर बियर जो है और पेंगुइन वे कैसे रहते हैं। तो ध्रुवीय भालू के बारे में दिया है कि इसके सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होता है, फर होते हैं। पोलर बियर के बारे में दिया है, जिससे वो बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि से आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उस भालू का जो बाल होता है वो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद बाल होता है। क्यों, इससे जानवरों को, जो दूसरे जो जो जानवर है जिनको भूख की तलाश, शिकार की तलाश है, उनसे ये भालू दिखाई नहीं देते, उसे लगता है कि ये बर्फ़ है, क्योंकि बर्फ़ की तरफ है तो इसे लगता है कि बर्फ़ है, तो वो जो बाल है इसको दिखाई नहीं देता, दूसरे जानवरों से इसे बचाती है। इससे इन्हें अपने परभक्षियों से बचाव में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। परभक्षियों का मतलब जो इसे खाने वाले, जो इसका शत्रु है, जो इसका दुश्मन है इस जानवर का, उसे जो है ना इससे बचाने में सहायता मिलती है। ठीक है, और दूसरा चीज, ये जब दूसरे शिकार पकड़ते हैं, मतलब इनको जब खाने की जरूरत होती है तो उनको भी सहायता मिलता है कि दूसरे जानवर इनको नहीं देख पाते हैं, तो शिकार को पकड़ने में भी इन्हें सहायता मिलती है। ये है ध्रुवीय भालू पोलर बियर का। दूसरा है पेंगुइन का। देखिए ध्रुवीय भालू का ये दिया फोटो दिया हुआ है एग्जाम, ये ध्रुवीय भालू है, इसके बाल जो होता है ना सफेद फर होते हैं, सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसे परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है, ये सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। इसका शरीर शीत रोधित होता है, शीत रोधित का मतलब इसे ठंडा नहीं लगता। ठीक है, चूंकि ठंडे प्रदेश में इसे ठंडा क्या लगे। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, देखिए फैट जो है ना इसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो इसे गर्म रखती है, इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करती है। इसके नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं, ये इस भालू के अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। ये पोलर बियर की पहचान है, चूंकि जो जहाँ रहते हैं उसी हिसाब से उसकी रहन सहन हो जाता है। दूसरा ये है पेंगुइन के बारे में दिया, देखिए पेंगुइन का ये इमेज दिया हुआ है। पेंगुइन हमेशा झुंड में रहते हैं, ये सफ़ेद होते हैं ये तो पता है, लेकिन ये हमेशा झुंड में रहते हैं। कहा जाता है कि झुंड में क्यों रहते हैं, तो पेंगुइन जो है झुंड में इसलिए रहते हैं कि वो स्वयं को गर्म रखने के लिए वैसा करते हैं। वो सब आपस में एक दूसरे से साथ में रहते हैं ताकि उन्हें गर्मी मिल सके,
स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए इनके पास बहुत मोटी त्वचा होती है और अत्यधिक वसा होती है, फैट बहुत होता है, ठीक है। और ये इन सब क्या करता है, ये स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं ताकि इसका बॉडी गर्म रहे। ठंडे प्रदेशों में है तो बॉडी को गर्म रखने के लिए ये क्या करते हैं, हमेशा झुंड में रहते हैं ताकि एक का टेम्परेचर दूसरे के टेम्परेचर से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है गर्मी है, जैसे हम लोग जो है अगर अकेले बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग हम लोग बैठे हैं, खचाखच हम लोग भरे हुए, तो हम लोग को गर्मी लगेगी कि नहीं? क्योंकि इंसान का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की वजह से बहुत सारा इंसान का टेम्परेचर एक जगह मिल गया तो वो क्या हो गया, गर्म रखता है स्वयं को। तो स्वयं को गर्म रखने के लिए पेंगुइन जो है ना हमेशा झुंड में रहते हैं, ठीक है। अगला जो दिया है कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु भी है जिसमें अनेक प्रकार की मछलियां आती है, कस्तूरी मृग आता है, रैंडियर आता है, लोमड़ी है, सील है, वेल है। ये सारी चीजें को दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद से इसमें साइबेरियाई क्रेन होता है। ये साइबेरिया से जो है राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सदियों में प्रवास करते हैं। जब ठंडा का मौसम आता है तो साइबेरियाई क्रेन जो है वो ठंड के दिनों में, चूंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ठंड के दिनों में, तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ से वो प्रवास कर जाते हैं, कूच कर जाते हैं और वो राजस्थान में भरतपुर में या हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अनुकूलन के बारे में बता रहा है कि पक्षी या जानवर जो है मौसम के हिसाब से अपने आप को किस तरह से ढालते हैं वो बता रहा है, ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ध्रुवीय बारे में पढ़ लिए। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन, याद रखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर था, भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास है, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है इसलिए जलवायु इसकी क्या रहेगी, सामान्यतः गर्म रहती है। जलवायु सामान्यतः गर्म रहती है, भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। गर्मी इतना ज़्यादा है, दिन और रात की लंबाई बराबर है, मतलब 12 घंटा दिन हो रहा है तो 12 घंटा क्या रात हो रहा है, ठीक है। हम लोग में क्या, जैसे ठंडा का दिन है तो ठंडा का जो दिन होता है बहुत ही छोटा होता है और रातें बहुत लंबी होती है। गर्मी का दिन बहुत बड़ा होता है, रातें बहुत छोटी होती है। लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ठीक है, वहाँ जलवायु बहुत गर्म होती है और वहाँ दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में ये वन पाए जाते हैं, कौन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। पश्चिमी घाट किधर है, इसी भारत है, इस साइड का पश्चिमी घाट, ठीक है। और असम किधर है, इस साइड है, ठीक है। तो भारत में पश्चिमी घाटों और असम में ये वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जो जंतु है उसका नाम देख सकते हैं आप, बंदर है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। कपी है, एप्स बोलते हैं, जैसे गुरिल्ला है, शेर है, चीता है, हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली है, सर्प है, सांप है, पक्षी और कीट है। ये सारे चीज जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पशु या पक्षी, ठीक है। इसमें एक दिया हुआ है लाल नेत्र वाला मेढक, जिसका लाल आंख होता है, देख सकते हैं आप इमेज में दिखाया गया है। तो लाल नेत्र वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, पैर का तलवा जो है वो चिपचिपा होता है, मतलब लगता है इसे सट जाएगा। तो ये क्यों ऐसा पैर होता है, उस वृक्ष पर चढ़ने में उसे सहायता करती है, पेड़ों पर चढ़ सके इसके लिए इसके पैर को ऐसा बनाया गया है प्रकृति ने, ठीक है। तो ये अपने आप को अनुकूल है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जो जीव जंतु है उसके बारे में दिया हुआ कि वो लोग कैसे रहते हैं। बंदर की लंबी पूंछ है। अब लंबी पूंछ किस लिए है, तो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है, जो ब्रांच होता है उसको पकड़ सकते हैं, गिरते नहीं है पेड़ों से, इसके लिए उसकी लंबी पूंछ होती है। एक जो है ये बंदर के बारे में जो है ना अपना फोटो दिया हुआ है, एक ये यहाँ दिया हुआ है टूकन नामक, ध्यान दीजिएगा, ये टूकन नामक पक्षी है। ये टूकन नामक पक्षी का आप इमेज देख सकते हैं, टूकन नामक पक्षी, इसकी चोंच देखिए कितनी लंबी है, ठीक है। ये चोंच जो है आप देख सकते हैं कितनी लंबी चोंच होती है। कह रहा है टूकन नामक पक्षी की लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है। कोई ऐसा फल होता है जो बहुत कमजोर है, अगर छूने से ही वह, या अगर हम हिलाते हैं, डाली को हिलाते हैं तो गिर जाएगा, तो इतनी कमजोर होती है और कि उसका भार नहीं सक सकती, तो यहाँ पर जाके बैठ नहीं सकती, इसलिए वो दूर से ही बैठ कर उस चोंच से खींचती है उस फल को, ठीक है। ये टूकन नामक पक्षी है। अगला एक दिया हुआ है लंगूर के बारे में, ठीक है, लायन टेल या लंगूर के बारे में उसका इमेज दिया है, हाथी का इमेज दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आपका चैप्टर दोनों समाप्त हो सकता है, हो गया।
अब मैं जो है ना एक एक करके जो है इस दोनों चैप्टर का जो हमने एमसीक्यू तैयार किया है, प्लीज़ जो है ना आप एमसीक्यू कवर कीजिए। एमसीक्यू बहुत ही अच्छा है, अगर एमसीक्यू कवर कर लेते हैं तो आपका जो है ये चैप्टर जो है पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप मेरे प्लीज़ वीडियो में अभी बने रहिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर पर ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और अगर किन्हीं कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जिसको ऐसा बीपीएससी की जो तैयारी करे वहाँ तक मेरे वीडियो को प्लीज़ पहुँचाने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस आप बता सकते हैं। लोहे में जंग लगना मैंने बताया था रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ का पिघलना मैंने बताया था कि यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो फिर वापस अपने पुनः स्थिति में लौट जाएगा, तो यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है, देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन, ये आगे आगे मैंने क्वेश्चन डाला है, मैं उसमें आपको बताऊंगा। दही का जमना, देखिए दही जम गया, अब दही जम गया, क्या ये दूध बन सकता है, नहीं, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये भौतिक परिवर्तन भी है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा बर्फ का पिघलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज आ रहा है, आप पढ़िए आप बता सकते हैं। पानी का उबलना, दूसरा है कांच तोड़ना, तीसरा दूध का फटना, और चौथा है नमक का घुलना। देखिए पानी उबल रहा है, फिर पानी को ठंडा करेंगे पानी बन जाएगा, तो ये होगा, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। कांच तोड़ना, कांच की अवस्था, कांच के आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कांच की जो क्वालिटी है टूटने के बाद भी कांच की क्वालिटी रहेगी। नमक का घुलना, नमक घुल गया, फिर अगर हम चाहें उस नमक को निकालना तो निकाल भी सकते हैं, उसको सुखाकर, चाहे जैसे भी हो, जो भी विधि हो। और अगला है दूध का फटना, दूध फट गया, अभी मैंने ऊपर बताया है, क्या ये दूध मेरा पुराना वापस लौट आएगा, नहीं, तो दूध का फटना कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जैसे दूध फटता है तो हमें क्या निकलता है, छाली निकलता है, छाछ निकलता है। ठीक है, तो नया पदार्थ बना कि नहीं, इसमें नया पदार्थ बना, लेकिन इन चीजों में नया पदार्थ बना नहीं बना, इसलिए यह क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है। मैंने बताया था कि लोहा जो है इसमें जंग लगना है, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए बताइए, जल वाष्प चाहिए, जल चाहिए, मैंने बताया था। ठीक है, ये अभी चैप्टर में मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि लोहा में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प ये दोनों चाहिए, तब जाकर हमारा जंग लगेगा, इसलिए ऑक्सीजन और जल वाष्प दोनों, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कि मोमबत्ती जलने में परिवर्तन होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, मोमबत्ती जलने में कौन सा परिवर्तन होता है, केवल भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों भौतिक और रासायनिक। देखिए ध्यान दीजिए, मोमबत्ती जो है जल रहा है, ठीक है, ये मोमबत्ती जल रहा है, तो यहाँ से जो मोमबत्ती जलती है आप देखते हो यह कि ये गिरती है, और गिर गिर की जो है ना यहाँ पर पसरी रहती है। ठीक है, ये गिरती है और यहाँ पर पसरी रहती है, तो मोमबत्ती जल रहा है, तो ये यहाँ पर भी मोम है, और जलने के बाद हमें नीचे भी जब ठंडा होता है तो ये भी हमें मोम प्राप्त होता है। तो यह कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पहले भी मोम था और अभी भी मोम मिल रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा। तो यह मोमबत्ती जला तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। फिर इसी मोमबत्ती जलने में क्या हमें पूरी मोमबत्ती मिल पाती है, नहीं, पूरा मोमबत्ती तो नहीं मिलता है, थोड़ा मोमबत्ती मिलता है, ये थोड़ा थोड़ा मोमबत्ती मिल रहा है। अगर जल रहा है इतना पोर्शन तो मिल रहा है हमें इतना पोर्शन, तो ये जो जलकर हवा में चला गया, ठीक है, यह रासायनिक परिवर्तन, हमें तो पूरा नहीं मिला मोमबत्ती। ठीक है, जो जलकर जा रहा है वो रासायनिक परिवर्तन, लेकिन जो जलने के बाद भी हमें नीचे प्राप्त हो रहा है ये भौतिक परिवर्तन। इसीलिए मोमबत्ती जो जलता है इसमें दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक और भौतिक, दोनों तरह के परिवर्तन। तो यहाँ आंसर में आपको हो जाएगा दोनों भौतिक एवं रासायनिक। अगला क्वेश्चन ये है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। हमने बताया था कि यशद लेपन हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, और ये क्या होता है, जिंक की जब परत चढ़ाते हैं तब कहा जाता है। या उसमें बहुत सारे उपाय मैंने बताए थे, या तो आप पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं,
ग्रीस लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं। ये सभी जो है ना, ये जितने पॉइंट है सब लोहा में जंग लगने से बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि कांच का ग्लास टूटना किस प्रकार का परिवर्तन। कांच का ग्लास टूटा, मैंने बताया था अगर शीशा है इतना बड़ा है, ठीक है, अब मान के चलिए टूट गया, बिखर टुकड़ा में बट गया, छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, क्या ये कांच है? तो ये तो अभी भी तो कांच ही है, कोई नया पदार्थ तो हमें नहीं मिला, बस इसका आकार बदल गया, ये आकार बड़ा आकार था, ये छोटे छोटे आकार में बदल गया। ठीक है, तो कांच का ग्लास टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन ये है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जला जाती है, मैग्नीशियम वाला सवाल फिर आ गया कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो क्या बनता है। मैंने बताया था कि जब मैग्नीशियम जलता है तो जलेगा तो उसे क्या मिलेगा? जलने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? MgO2, मतलब यह क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आंसर में देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि लोहे को जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाने की विधि क्या कहलाती है? मैंने अभी बताया क्या कहलाता है। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन और हिंदी में यशद लेपन। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट रहेगा तो आप आंसर मार सकते हैं। इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है गैल्वेनाइजेशन, उसको टिक मार दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि जब अम्ल जो है, ठीक है, जब अम्ल संगमरमर पर डाला जाता है, अम्ल का मतलब होता है जैसे कि HCl है, इसको संगमरमर CaCO3 पर जब हम डाले जाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2 निकलेगा। ठीक है, HCl जो है, क्लोरीन जो है, देखिए CaCl3 कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अलग हो जाएगा और CO2 करके जो है ना वो अलग निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन अलग से था, मैंने डाल दिया था। मोमबत्ती जलने पर जो गैस मुख्य रूप से निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन ये कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है? नहीं। केवल अवस्था या आकार बदलता है? बिल्कुल सही। ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है? नहीं। परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है? नहीं, ये भी नहीं। केवल अवस्था या आकार बदलता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन ये कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में केवल आकार बदलता है? नहीं, इसमें नया पदार्थ बनता है, कोई नई विशेषता नहीं बनती है। ऊर्जा परिवर्तन में ये क्या होगा आंसर? नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को क्या कहता है? देखो ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए, एक दिन हो सकता है, ठीक है, 2 दिन हो सकता है। अगर एक दिन या 2 दिन में अगर आपका वायुमंडलीय दशा चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ह्यूमिडिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, ये वायुमंडलीय दशा चेंज होने वाली है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यही दो चीज़ बढ़ता है, मैंने बताया था। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इस दोनों में अगर आपको चेंजिंग आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? मौसम कहा जाता है। ठीक है, और इसी में अगर 25 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, 25 से 30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें क्या चेंजिंग आ जाएगी? जलवायु। किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जलवायु का निर्धारण मुख्यतः किसके आधार पर? मैंने बताया था कि मौसम का निर्धारण किसके आधार पर होता है। दोनों चीज़ों को अलग अलग समझ लीजिए, तापमान और आर्द्रता। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये दो चीज़ें जो है, जो जिससे प्रभावित होता है क्या? मौसम। लेकिन हमें करना है जलवायु के बारे में। ठीक है, तो जलवायु के बारे में है, इसमें भी तापमान चाहिए, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं। ये 25 साल का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी 25 साल का अलग अलग ना होगा, 10 तरह का, कितना तरह का ह्यूमिडिटी आ जाए। तो इसमें वर्षा, बारिश कितनी हुई है, उस वर्षा का पैटर्न और तापमान का जो पैटर्न, इससे हमें जलवायु का निर्धारण। तो जलवायु अलग चीज है, मौसम अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा। तो तापमान और आर्द्रता में अगर परिवर्तन आता है मतलब समझते हैं हमारा मौसम बदल गया। लेकिन जब तापमान और वर्षा में, जब हम तापमान और वर्षा का पैटर्न 25 सालों तक का पैटर्न देखते हैं तब हम कहते हैं कि जलवायु यहाँ की ऐसी है। चाहे जो भी हो, जलवायु यहाँ की ध्रुवीय जलवायु है या यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण है, शीत है, उष्ण है, जो भी है हम उसका निर्धारण करते हैं। तो जलवायु का निर्धारण होता है तापमान और वर्षा से। तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की अधिकांश जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है?
भारत की जो अधिकांश जलवायु किस प्रकार की मानी, मैंने बताया था कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास है। ये भूमध्य रेखा है, मैंने यही पे बताया था कि 8 डिग्री से भारत स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ से भारत स्टार्ट होता है। ये बहुत ऊपर हम ले गए हैं, हालांकि वो यहीं तक है। ये यहाँ से रूस स्टार्ट है, चीन है, रूस है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो भारत है, तो चूंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से गुजरता है, तो ये भारत की जो जलवायु है लगभग कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर तक, खाली ऊपर का क्षेत्र छोड़ दें भारत के, ठीक है, भारत के खाली ऊपर का क्षेत्र हम अगर छोड़ देते हैं, तो ये क्षेत्र हम छोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। लेकिन ये ऊपर का क्षेत्र थोड़ा सा शीत में बदल जाता है, ध्रुवीय, ये आपको ठंड इलाका पड़ जाता है, जैसे यहाँ पे जम्मू और कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा ठंड में पड़ जाता है। लेकिन अधिकांश पूछ रहा भारत की अधिकांश जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है, तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी। मानसूनी क्यों बनाता है, मानसूनी मतलब मौसम, मानसून बना है मौसम से, तो मौसम यहाँ का चूंकि चेंज होता रहता है इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पशु ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, दो पशु के मैंने बारे में बताया था, एक बताया था पोलर बियर, ठीक है, ध्रुवीय भालू, और दूसरा बताया था मैंने पेंगुइन के बारे में। दोनों क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र के पशु है। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, पेंगुइन दिया हुआ है, आप मार दीजिए। अगला ये है कि ध्रुवीय भालू के पैरों के तलवे पर मोटे बाल क्यों होते हैं, तलवे पर, पैरों के तलवे पर मोटे बाल क्यों होते हैं, ठीक है, क्या भोजन पकड़ने के लिए, नहीं, तैरने में, मतलब तैरना, इसमें तैरना कहाँ है, फिसलने से बचने और गर्मी बनाए रखने। मैंने ये पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जो ध्रुवीय भालू होता है उसकी बॉडी में फैट होता है, उसके पैर जो होता है, पैर के तल में मोटे बाल होता है, बॉडी पर भी बाल होता है, ये सब उसको गर्म बनाए रखने हेतु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिसलने से बचने भी हो सकता है और गर्मी बनाए रखने के लिए भी ध्रुवीय भालू के पैरों के तलवे पर मोटे बाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है। ध्रुवीय क्षेत्र, देखिए पोलर रीजन के बारे में बता रहा है, जो ऊपर का रीजन है, ये यहाँ इस रीजन के बारे में बता रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो गर्म तो कभी भी नहीं होगा, तो इस गर्म वाले को पहले काट दीजिए, ठीक है, गर्म कभी नहीं हो सकता है, गर्म हो सकता है नहीं, हमेशा ठंडा होगा, मध्यम भी नहीं हो सकता है, नमी भी नहीं हो सकता, तो ठंड वाला जो ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, तो ठंड और शुष्क। तो यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, तो ठंडी और शुष्क जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की प्रमुख विशेषता क्या है। मैंने बताया था कि चूंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला क्षेत्र में जो है टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो बारिश तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी बहुत होगा। तो यहाँ देखिए, कम वर्षा दिया होगा, ये नहीं होगा, अधिक वर्षा दिया होगा, बिल्कुल होगा, उच्च तापमान दिया होगा, ये बिल्कुल होगा। देखिए टेम्परेचर इसका क्या है, हाई है, टेम्परेचर हाई है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी हाई है, इसीलिए यहाँ वर्षा क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो अधिक वर्षा और उच्च तापमान, ये दोनों चीजें जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि जलवायु का अध्ययन कितने वर्षों के आंकड़ों पर आधारित होता है। मैंने अभी बताया था आपको, देख सकते हैं इसमें जलवायु का आंकड़न कितने साल, 25 से 30 सालों का कम से कम आकलन कीजिएगा तो आपको जलवायु के बारे में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ध्रुवीय भालू जो होता है, पोलर बियर होता है, उसका शरीर मोटी चर्बी और बालों से ढका होता है। फिर वही क्वेश्चन शायद दे दिया गया, इसका क्या कारण है। जाहिर सी बात है, तैरने में मदद तो नहीं हो सकता, शिकार पकड़ना नहीं हो सकता है, ठीक है, ठंड से बचाव मेन उसका मकसद है, ठीक है, हालांकि गर्मी पैदा करना भी है, लेकिन मोटी चर्बी और बालों से ढका होता है, इसका कारण ठंड से बचाव है। अब ठंड से बचाव मेन इसका मकसद है, ठीक है, और बॉडी इसका गर्म पैदा करता। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आपका ये ऑप्शन होता कि गर्मी पैदा करना, क्योंकि मोटी चर्बी और बालों से ढका हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर इसका कारण अपने गर्मी पैदा कर, तो गर्मी पैदा तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, मकसद क्या है उसका, मकसद यह है उसको ठंड से बचना। तो असल कारण क्या है, ठंड से बचाव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ठंड से बचाव। अगला क्वेश्चन ये होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु कैसी होती है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु मैंने ऊपर ही बताया है, चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो गर्म होगा कि नहीं होगा, गर्म होगा। गर्म वाला ऑप्शन इसमें क्या हुआ है, 2 ठो है, ठीक है। अब ये बताइए, बारिश खूब हो रही है, ह्यूमिडिटी होगा कि नहीं होगा, होगा, तो आर्द्रता होगी, तो गर्म भी होगी और आर्द्र भी होगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गर्म और आर्द्र वाला। गर्म और शुष्क वाला नहीं होगा। शुष्क कहाँ होती है,
जहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो ये तो हो जाएगा गर्माना। अगला कि हाथी अपने बड़े कानों का उपयोग किस लिए करता है। देखिए ये क्वेश्चन इसमें था नहीं, लेकिन मैंने अपने से डाला है कि हाथी चूंकि हाथी का फोटो वहाँ दिया हुआ था, तो हाथी अपने बड़े कानों का उपयोग किस लिए करता है। कान उसका हाथी का बहुत बड़ा बड़ा होता है। लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है, क्या आवाज़ सुनने के लिए होता है? नहीं, यह शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। शरीर के तापमान को वह कंट्रोल करता है अपने कानों से। तापमान को नियंत्रित करने के लिए हाथी के कान जो है वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका जो है क्लास 7 का जो साइंस है उसका छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर, दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ मैंने उस चैप्टर का एमसीक्यू भी आपके सामने करवा दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ जो है अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है वो इससे आगे वाला जो 8वां चैप्टर में लेकर आऊँगा। मैं बहुत जल्द जो है कोशिश करूँगा कि साइंस क्लास जो है खत्म कर दे, उसके बाद 8वां क्लास का साइंस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और उधर जो ज्योग्राफी हमारा चल रहा है वो भी चल ही रहा है। तो आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी वीडियो अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर खोजेंगे। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट खोलिएगा और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मौजूद है। जो भी वीडियो आपको देखना आप उसको देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बेस्ट ऑफ।